हॉल में माहौल अचानक गर्म हो गया जब राही ने तीखे अंदाज में नृत्य रानियों पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि होटल से शैम्पू, कंडीशन और तौलिया तक गायब हैं और इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। उसकी बात यही नहीं रुकी, उसने आगे दावा कर दिया कि सरिता ने तो घर से एक कीमती हार ही चुरा लिया है। उसकी आवाज में तिरस्कार और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो साफ दिखा रही थी कि वह गरीबों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वह बार बार यह कहती रही कि ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते और मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि इस गिरोह का नाम अब डांस डकैत रख देना चाहिए, क्योंकि वे नाचती भी हैं और चोरी भी करती हैं। अनुपमा को यह सब सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तुरंत आगे बढ़ी और सरिता का बचाव करते हुए राही को सवालों के घेरे में ले लिया। उसकी आंखों में नाराजगी थी जब उसने पूछा कि अनुज की बेटी होकर वह कैसे गरीबों को इस तरह नीचा दिखा सकती है। अनुपमा ने उसे सख्त लहजे में याद दिलाया कि वह खुद भी कभी मथुरा में गरीबी में रही थी और तब उसे ऐसे तानों का कितना दर्द होता था। इस बात ने पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा फैला दिया, क्योंकि राही के चेहरे का रंग बदल गया था, लेकिन उसकी जुबान अब भी बंद नहीं हुई। इसी बीच लीला ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि हसमुख ने नृत्य रानियों को यहाँ रुकने के लिए खुद कहा था, इसलिए उन पर इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। मगर अंश ने तुरंत लीला की तरफ देखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया, मानो वह नहीं चाहता था कि मामले में और लोग कूद पड़े। वहीं मनोहर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ नृत्य रानियों की वकालत की। उसने जोर देकर कहा कि ये महिलाएं मेहनत और ईमानदारी से जीने वाली हैं और वह दावे के साथ कह सकता है कि वे कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। सरिता पूरे समय चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि यह इल्जाम उसे भीतर तक चोट पहुंचा रहा है। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर अनुपमा की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा कि वह चोर नहीं है। वह चाहती तो इस बात की कसम भी खा सकती है, लेकिन उसकी सच्चाई खुद उसके शब्दों में झलक रही थी। अनुपमा ने उसकी ईमानदारी महसूस की और बिना हिचकिचाए उसकी बात मान ली। सरिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि भले ही वह गरीब है, लेकिन वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करती है और अपने बच्चों को सिखाती है कि मेहनत से कमाया हुआ निवाला ही सबसे मीठा होता है। लेकिन पाखी को यह बात रास नहीं आई। उसने तंज कसते हुए कहा कि अनुपमा अपनी बेटी की बजाय सरिता पर भरोसा कर रही है। उसकी आवाज में गुस्सा और व्यंग्य दोनों थे। उसने सबके सामने सरिता का एक वीडियो निकाल कर दिखाया, जिसमें सरिता किसी फोन पर बात कर रही थी। राही ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और फिर से हंसते हुए कहा कि देख लो, यही है सबूत कि चोरी का काम किसने किया। उसने फिर दोहराया कि सरिता ने ही हार चुराया है और अब बचने के लिए कहानियां बना रही है। सरिता ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। उसने कहा कि अगर उसके पास किसी का फोन नंबर है तो वह बस मदद लेने के लिए कॉल कर रही थी, न कि किसी साजिश में शामिल थी। वह किसी को फोन करने के लिए जेब में हाथ डाल ही रही थी कि राही ने उसे रोकते हुए चेतावनी दे दी, अगर उसने यह खबर बाहर फैलाने की कोशिश की तो पूरी डांस रानियां टीम को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह धमकी सरिता के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी बात पर अडिग रही। पाखी ने मौका पाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, इतनी जल्दी फोन क्यों निकाल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले ही वकील रख लिया है? उसके शब्दों में एक तरह की चुनौती थी, जैसे वह पहले से मान चुकी हो कि सरिता दोषी है और अब सिर्फ कबूलनामे का इंतजार कर रही है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें सरिता और अनुपमा पर टिक गईं, मानो सब यह देखना चाहते हों कि अब आगे क्या होगा। अनुपमा ने अपने चेहरे पर मजबूती रखते हुए माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की। उसने धीरे से सरिता के कंधे पर हाथ रखा और
जैसे यह जताने के लिए कि वह अकेली नहीं है। उसकी निगाहें राही और पाखी की ओर घूमीं और उसने साफ शब्दों में कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन इससे किसी की इज्जत और वर्षों की मेहनत पर गहरी चोट लगती है। उसकी यह बात सुनकर मनोहर ने भी हामी भरी, जबकि लीला अब चुपचाप सब देख रही थी। राही ने फिर भी एक ठंडी हंसी हंसकर कहा कि जब तक हार नहीं मिलता, वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। पाखी भी उसी लय में बोली कि वीडियो और सरिता का व्यवहार साफ साफ बताता है कि बात में दम है। मगर अनुपमा ने उनकी ओर देखते हुए कहा कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, पर आती जरूर है, और तब यह भी साबित हो जाएगा कि गलती किसकी थी। कमरे का माहौल अब आरोप प्रत्यारोप, गुस्से और अविश्वास से भरा हुआ था। एक तरफ राही और पाखी थी, जो किसी भी कीमत पर सरिता को दोषी साबित करना चाहती थी, और दूसरी तरफ अनुपमा, जो बिना किसी ठोस सबूत के अपनी सहेली को गिरते नहीं देख सकती थी। सरिता के चेहरे पर चिंता साफ थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अडिग चमक थी, जैसे वह जानती हो कि सच उसके साथ है, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए। अगर आप चाहें तो मैं अभी इसी लहजे में इसका अगला भाग भी तुरंत आपके लिए बना सकता हूं, ताकि कहानी की रफ्तार और तनाव बरकरार रहे। उधर ख्याति अपनी दवाई लेने के लिए वसुंधरा के पास पहुंची, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी बेचैनी थी। वसुंधरा ने दवाई तो थमा दी, पर उसका ध्यान कहीं और ही अटका हुआ था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसे दुख है कि पराग अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उसकी आवाज में पीड़ा और झुंझलाहट दोनों झलक रहे थे। जब उसने साफ साफ प्रार्थना को दोषी ठहराया, उसके आने के बाद से पराग मानो घर की इज्जत और प्रतिष्ठा से बेपरवाह हो गया है। ख्याति ने धीरे से कहा कि यह उम्र का असर भी हो सकता है, क्योंकि माता पिता अंत में कहीं न कहीं कमजोर पड़ ही जाते हैं। लेकिन वसुंधरा ने उसकी बात काटते हुए एक तरह की भविष्यवाणी कर दी, देखना, प्रार्थना 2 महीने के भीतर वापस आएगी। ख्याति मुस्कुराई, जैसे वह जानती हो कि पराग तभी सच्चाई को समझेगा, जब प्रार्थना लौटकर आएगी, और तब उसके फैसले अलग होंगे। इसी बीच घर के माहौल में अचानक बदलाव आया जब सरिता ने मंगेश को बुलाया और वह तुरंत आ पहुंचा। सरिता के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसने बात शुरू करने की कोशिश की। मगर वह पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि पाखी ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में तीखापन था, हमारे पास तुम्हारी कहानी सुनने का समय नहीं है। वह बिना समय गवाए सरिता का डिब्बा उठाकर खोल बैठी। सबकी निगाहें उस डिब्बे पर टिक गईं, और उसमें से रोटियां निकली। सरिता ने जल्दी से समझाया कि उसकी बेटी चारू की तबीयत खराब है, और डॉक्टर ने घर का बना खाना खाने को कहा है। यह रोटियां वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए भेज रही थी, ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। लेकिन पाखी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे झूठा कह दिया। उसने आरोप लगाया कि यह बहाना है, और वह चोरी छिपे खाना बाहर भेज रही थी। परितोष ने भी मौका पाकर टिप्पणी कर दी कि यह चोरी ही है, चाहे खाना हो या कुछ और सरिता ने यह जानबूझकर किया। अनुपमा, जो अब तक सब सुन रही थी, अचानक गुस्से में आ गई। उसने परितोष की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा कि बिना मेहनत किए और बिना कुछ कमाए दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। उसकी बातें सुनकर कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन पाखी के चेहरे पर अब भी तिरस्कार की लकीरें थीं। अनुपमा ने माहौल को थोड़ा सहज करने के लिए मंगेश के हाथ में मिठाई रखी और उसे नम्रता से विदा किया। उसने जाते जाते उसे यह भी कहा कि वह सरिता के पति या बेटी को इस घटना के बारे में कुछ न बताए, क्योंकि इससे बेवजह उनका दिल दुखेगा। सरिता ने कृतज्ञता भरी निगाहों से अनुपमा की ओर देखा, मानो उसके लिए यह पल सबसे बड़ी राहत था।
लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रीत, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, अचानक अनुपमा की ओर मुड़ी और तीखे स्वर में कहा कि यह नाटक बंद किया जाए। उसने कहा कि उसके परिवार का आत्मसम्मान पहले ही इन घटनाओं से ठेस खा चुका है और अब वह और उनका परिवार यहाँ और नहीं रहेंगे। उसके शब्द मानो एक ठंडे वार की तरह थे, जिनमें गुस्से के साथ निराशा भी शामिल थी। हालांकि बात यहीं खत्म हो गई, पर माहौल में तनाव अब भी महसूस हो रहा था। और फिर आया प्रीकैप का दृश्य, जहां अनुपमा का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। पाखी द्वारा सरिता पर बार बार आरोप लगाने और उसे अपमानित करने के बाद अनुपमा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कमरे में मौजूद हर किसी की आंखें फैल गईं और पाखी के चेहरे पर हैरानी जम गई। अनुपमा ने सख्त लहजे में कहा कि वह नृत्य रानियों से माफी मांगे, क्योंकि उसने बिना सबूत किसी की इज्जत पर सवाल उठाए हैं। पाखी का चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। अनुपमा यहीं नहीं रुकी, उसने राही की ओर भी मुड़कर कहा कि उसे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने भी बिना वजह ताने मारे और आरोप लगाए। लेकिन राही का चेहरा जिद्दी था और उसने साफ शब्दों में मना कर दिया, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही न हो। इस पूरे घटनाक्रम ने माहौल को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां रिश्तों की गर्माहट की जगह आरोप, गुस्सा और अहंकार ने ले ली थी। अनुपमा अपने अंदर से जानती थी कि सच्चाई वक्त के साथ सामने आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे उन लोगों के आत्मसम्मान को बचाना था, जिनके पास अपनी सफाई देने का कोई ठोस तरीका नहीं था। सरिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि कम से कम एक इंसान ने उसकी बात पर भरोसा किया था, चाहे बाकी सब उसके खिलाफ ही क्यों न हो।